Good evening to all of you. Welcome once again to NK classes. Today we are going to start the MCQ series of economics. You know, there is 12 to 13 topic in whole journal economics in JKSSB Finance Account Assistant Examination. So today we are going to start the topic demand analysis. और ये वाला जो सेशन रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। बेसिकली जो ये मैंने आज एक टॉपिक उठाया है डिमांड एनालिसिस, इसको मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसके बनाए हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, जिसका कंसेप्ट बिल्ड हो चुका है। और जैसे ही आपको पता है कि जेकेएसएसबी का जैसा ही पैटर्न आ रहा है एग्जामिनेशन का, ये क्वेश्चन उसी तरीके के मैंने फ्रेम किए हुए हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेगा लॉ ऑफ डिमांड से। देखो उसमें क्या होता है, वेरियस टॉपिक्स हैं, आपको पता है डिमांड एनालिसिस में। तो जो मैंने भी आज टॉपिक लेके आया हूँ, इसके टॉपिक वाइज मींस कि अगर ऐसे आपके पास एक पूरा टॉपिक है, डिमांड एनालिसिस के सब टॉपिक रहते हैं, तो ये क्वेश्चन जो रहने वाले हैं ये सब टॉपिक बेसिस पे रहने वाले हैं। और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहने वाले हैं। डेफिनेटली एग्जाम में अगर डिमांड एनालिसिस से कोई क्वेश्चन आता है, तो जो भी एस्पायरेंट्स ये वाली वीडियो देख के जाएगा उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड जनरली फॉल्स व्हेन प्राइस राइजेस। सेकंड है स्टेटमेंट द लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड थर्ड रहने वाला है अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी causes a shift of demand curve। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबव आर करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप मुझे बताएंगे सारे के सारे। ये लो आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसका आंसर मार्क करते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है आंसर नंबर फर्स्ट। क्यों? बिकॉज हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है कि हमारे जितने भी अदर फैक्टर्स रहेंगे वो सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। जब भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी, वो फॉल किसकी वजह से होगी? जब प्राइस राइज होगा। आपको दो चीजों में डिफरेंस तो पता ही होगा, एक होता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, एक होता है डिमांड। ये सबको पता होगा कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम कितनी डिमांड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम कंसेप्ट को ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आप सबसे पहले जिसको कंसेप्ट नहीं आते वो कंसेप्ट को रीड आउट कर लीजिए, एंड देन आके ये वाले एमसीक्यू क्वेश्चन कीजिए, तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा डिमांड कर्व से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट रहने वाली है अ मूवमेंट डाउनवर्ड अलोंग अ डिमांड कर्व रिप्रेजेंट एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। सेकेंड स्टेटमेंट रहने वाली है अ मूवमेंट अपवर्ड अलोंग अ डिमांड कर्व रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो थर्ड स्टेटमेंट रहने वाली है एन इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज कॉज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व विच इज द ट्रू। इनमें से देखो, मुझे बताइए कि इनमें से ट्रू कौन सा है। स्टेटमेंट मीन्स फर्स्ट सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। आपको आई थिंक ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए इजीली विजिबल होगा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। क्यों? जब अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट शिफ्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है, और जब अपवर्ड मूवमेंट होता है तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, इन इंक्रीज इन द इनकम ऑलवेज काज एन अपवर्ड मूवमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड रहने वाला है राइट आंसर। ठीक है जी। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन जो रहने वाला हमारा, ये इंफीरियर गुड्स से क्वेश्चन उठाया गया है। आपको सबको पता होगा अगर किसी ने डिमांड एनालिसिस अच्छे से पढ़ा है, वेवलेंट गुड कौन से होते हैं, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, ये सारे के सारे आपको पता होंगे। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन इंफीरियर गुड्स डिमांड में डिक्रीज
व्हेन द कंज्यूमर इनकम इंक्रीज, ठीक है, inferiority of a goods is determined by its quality alone. थर्ड स्टेटमेंट है a good can be a normal for a one consumer and inferior for another. मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसकी स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है, सेकंड वाली स्टेटमेंट इसकी गलत है, तो इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, क्योंकि इन्फेरिटी ऑफ गुड्स खाली क्वालिटी से डिटरमाइंड नहीं होती, ठीक है, अदर फैक्टर शुड आल्सो बी कंसिडर्ड टू डिक्लेयर एज ए इन्फेरिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भाई गिफन गुड्स से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी गिफन गुड्स इज एन इंफीरियर गुड्स, एवरी इंफीरियर गुड्स इज अ गिफन गुड्स, अ गिफन गुड्स वायलेट्स, ये पहली स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। सेकंड है अ गिफन गुड्स वायलेट द कन्वेंशनल लॉ ऑफ डिमांड। थर्ड है द गिफन गुड्स इज एसोसिएटेड विद द सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो ऑप्शन रहने वाले हैं फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, 1 2 3 एंड 4। मीन्स की जो ये स्टेटमेंट फर्स्ट है ये थोड़ा सा देख लो, ये आपके पास ये फर्स्ट रहेगी, ये सेकंड रहेगी, ये थर्ड है और ये स्टेटमेंट 4 है आपके पास, ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स आर देयर। तो मार्क कीजिए इसका आंसर, पढ़िए और मार्क कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर रहने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो इसकी गलत है कि एवरी इंफीरियर गुड्स इज गिवन गुड्स, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। अभी अगला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन गुड्स आपको पता होंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ये आपको तभी पता चलेंगे जब आप कंसेप्ट अच्छे से सीखोगे। तो चलते हैं पहली स्टेटमेंट के साथ, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इंक्रीज इट्स परचेजिंग पावर, सेट्रस पावस। सेकंड है substitution effect always work in the favor of consuming more of the commodity whose relative price has fallen. थर्ड है for a given goods the income effect can overweight the substitution effect। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है, जो स्टेटमेंट पढ़ो आप। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट इज करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है हमारा करेक्ट एंड एग्जैक्ट आंसर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो पहली स्टेटमेंट रहने वाली है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड्स। बोलता है ये आपको क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काज, इसमें से कौन कौन सा काज है जिसकी वजह से राइटवर्ड शिफ्ट होती है डिमांड इन द नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आपको पता होना चाहिए, और राइटवर्ड शिफ्टेशन ऑफ डिमांड क्या होती है वो भी तब पता चलेगा जब आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, अदरवाइज इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा। increase in consumer income, increase in the price of substitution goods, increase in the price of complementary goods, favorable change in consumer preference। मुझे बताओ इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहने वाला है। राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब पूछा गया आपको, क्वेश्चन पढ़ने में आई थिंक विजिबल है आपको। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसका फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इफेक्ट नहीं करती, ठीक है, अगर फेवरेबल चेंज हो कंज्यूमर प्रेफरेंस का तो उसकी वजह से भी डिमांड कर्व शिफ्ट इन द राइट वर्ड हो सकती है इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हायर प्राइस जो होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का उससे डिमांड डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती, ये उसका रीजन है। अगला क्वेश्चन आने वाला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो आप कंसीडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्राइस इलास्टिसिटी मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस if the demand is perfectly inelastic, quantity demanded remain unchanged despite a change in price। ये पहली स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है।
इफ द डिमांड इज यूनिट इलास्टिक, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट फॉर द प्राइस चेंज। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगला क्वेश्चन रहने वाला है इलास्टिसिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर से। इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक, a decrease in its price will generally, ए ऑप्शन है डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कम्युनिटी, और बी है इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कम्युनिटी, सी है लीव द टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज, एंड डी है मेक अ टोटल एक्सपेंडिचर जीरो। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व इज वर्टिकल, इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस सब्स्टिट्यूटली इन रिस्पॉन्स टू अ स्मॉल प्राइस चेंज। बताओ इनमें तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली, दूसरी एंड तीसरी। बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर रहने वाला है आपका फर्स्ट एंड सेकंड। जो ये थर्ड वाली है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है जी। अगली आती है स्टेटमेंट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको सबको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो कंसीडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर वन रहने वाली है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेकंड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। थर्ड वाली रहने वाली स्टेटमेंट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज नेसेसरी जीरो फॉर अनरिलेटेड गुड्स। तो मुझे बताओ जल्दी से आंसर क्या रहने वाला है इसका। भाई जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी इज नेसेसरली जीरो फॉर अनरिलेटेड गुड्स, इट इज नॉट करेक्ट। बोथ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट एंड एग्जैक्ट आंसर। इनकम इलास्टिसिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स। सेकंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स। और थर्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन ऑफ फॉर लग्जरी गुड्स देन कैजुअल। ये इसका आंसर बताओ मुझे क्या होने वाला है। आराम से स्टेटमेंट पढ़िए, इनकम इलास्टिसिटी से ये क्वेश्चन है। तो इसका जो एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, इसका सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नेसेसिटीज एंड लग्जरी गुड्स है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेसेसिटीज जनरली हैव अ इनकम इलास्टिसिटी बिटवीन 0 and 1, luxury goods generally have a income elasticity greater than 1। थर्ड स्टेटमेंट है एन इंक्रीज इन द इनकम नेसेसरली इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन एवरी गुड्स। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसकी जो अब दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और थर्ड वाली गलत है। ठीक है, तो ये वीडियो को ज़्यादा ना लंबा रखते हुए हम इसको वीडियो को इधर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो और भी लाऊंगा मैं डिमांड एनालिसिस के बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन, कि आपको इस चैप्टर से कहीं से भी किसी भी सब टॉपिक से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको डेफिनेटली आराम से कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी अच्छे से हो गई होगी। तो आई होप जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे के सारे कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब आपके लिए डेली वीडियोस आने वाली हैं। हम इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज मैं अभी करवा रहा हूँ, अकाउंटेंसी की भी ज़रूर आएगी क्योंकि मैंने पहले भी सारा अकाउंट्स कंप्लीट कराए हैं अलॉन्ग विद एमसीक्यूज, और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स की भी आने वाले हैं एमसीक्यूज। अलॉन्ग विद डैट आपको साइंस के भी एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नया टॉपिक और नए एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।